HCL टेक की बात करें तो मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 3 साल से ज़्यादा का है और इस स्टॉक में मैंने तब भी एवरेज किया था जब ये स्टॉक 900 के नीचे था। और यही रीज़न है कि आज 3 साल के बाद भी इस स्टॉक का मेरे पोर्टफोलियो में CAGR देखा जाए तो विच इज़ नियरली 35% CAGR, जो कि आज की डेट में किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स का एवरेज ले लें, किसी भी स्मॉल कैप इंडेक्स का, उससे कहीं बेटर मेरा ये लार्ज कैप का स्टॉक पोर्टफोलियो में रिटर्न दे रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैंने इसको तब ऐड किया था, मैंने इसको तब भी ऐड किया था जब ये क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अभी गिरा था। इसके नीचे भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं, मैंने इसको तब भी ऐड किया था एंड दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग अ बेटर CAGR। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 200 डेमा के पास में है, उसका रीज़न क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है ये या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को किस तरीके से एवरेज किया जाए और अगर किसी भी स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें। इन चारों ही चीज़ों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। सबसे पहले तो देखिए निफ्टी जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ गया है। ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ये वीकली मूविंग एवरेज लाइन है विच इज़ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि डेली में अगर बात करेंगे तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इक्विवेलेंट होता है। तो आप यूँ समझिए कि यहाँ पे निफ्टी जो है अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास में है। इसके पहले भी निफ्टी ने कई बार सपोर्ट लिया, इनफैक्ट पिछले बियर मार्केट में ये अपने मूविंग एवरेज से लगभग 8% नीचे बॉटम बनाया था। तो यहाँ से अगर 8% नीचे का बॉटम लिया जाए तो वो आता है 21,400 के अराउंड, जो कि बजट के समय का बॉटम था। बजट के दिन जब ये मार्केट फॉल हुआ था तो जो बॉटम बनाया था वो आज के समय से लगभग 8% नीचे है। गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है पुअर क्वार्टर अर्निंग। तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आए हैं इस बार। इनफैक्ट पिछले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां ये लिखा हुआ था शायद पिछले 3 या 4 सालों में अब तक का सबसे पुअर क्वार्टर रहा है ये Q2, मे बी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, बिकॉज ऑफ द मानसून, जो कुछ भी रीज़न हो। एंड दैट्स वाई यहाँ पे इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक अच्छा करेक्शन हो चुका है। क्या ये गिरावट फर्दर होगी? तो मुझे नहीं लगता अभी फर्दर होगी अनटिल और अनलेस कोई भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना आ जाए या फिर कोई भी ग्लोबल टेंशन्स ना एराइज हो जाएं, तब तक नहीं गिरावट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केट जो है Q3 का वेट करेगा और वहाँ अगर नंबर फिर से ख़राब आए तो हो सकता है कि फर्दर फॉल हमें इंडेक्स में देखने को मिल जाए। सवाल ये आता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो यहाँ पे जीरोधा की एक रिसर्च है जहाँ पे उन्होंने 1996 से डाटा लिया है और पाया है कि लगभग 2144 बार अब तक निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है। और उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया है कि ऑन एन एवरेज एक मंथ में जो है तो 1.5% के रिटर्न मिल जाते हैं 200 डे मूविंग एवरेज में आने के बाद। उसके बाद अगले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 8% के रिटर्न है और 12 महीने में देखेंगे तो 20% के रिटर्न है। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता है निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एवरेज रिटर्न की बात हो रही है, हमेशा ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्स्ट केस भी हो चुका है। 2007-8 का जो फॉल था वहाँ पे आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज में आने के बाद निफ्टी ने अगले एक महीने में 39% का नेगेटिव फॉल दिया है, तो अगले 6 महीने में 50%, तो अगले 12 महीने में -43% का फॉल। बट कभी कभी सिचुएशन अलग भी होती है, मैक्सिमम रिटर्न भी मिले हैं। कोविड के फॉल के बाद जो रिकवरी आई वो आप देख सकते हैं। एक महीने में निफ्टी ने जो 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद अगले एक महीने में 35% के रिटर्न, उसके 6 महीने में 87 और उसके 12 महीने में इंडेक्स ने डबल कर दिए हैं। तो ओवरऑल इस रिसर्च का कंक्लूजन क्या निकला, ये कि अगले एक महीने में 60% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी इंडेक्स में जो है तो पॉजिटिव रिटर्न आएंगे। उसके 6 महीने में 63% पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न जो है आपको पॉजिटिव मिलेंगे और उसके 12 महीने में 70% चांसेस हैं कि आपको इंडेक्स में पॉजिटिव रिटर्न आएंगे। तो इस पॉजिटिव रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी जो है 70% है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? अगेन बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च जरूर करें किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए, बट यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, इसको एजुकेशन पर्पस पे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 70% की प्रोबेबिलिटी है तो पहली SIP तो डेफिनेटली 10% के फॉल पर बनती है। और SIP कहाँ पे करनी है वो पीटर लिंच बता रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना है सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज लाइक कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स। यानी कि क्लियर कट कह रहे हैं अपने फ्लावर को कट नहीं करना है। फ्लावर का मतलब है यहाँ पे कि विनर्स जो पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, जिनमें आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलती है, उनको कभी कट नहीं करना है। कट किनको करना है? लूजर्स को। तो पीटर लिंच के हिसाब से तो लूजर्स को पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर मेरे हिसाब से अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बट उनमें एवरेज आउट
नहीं करना चाहिए। तो जो बाई ऑन डिप वाली बात होती है वो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, अनटिल और अनलेस आप बहुत बड़े प्रो नहीं हैं मार्केट में। तो सही तरीका क्या है, और वो तरीका मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं बताऊंगा मैं कौन सा तरीका ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सही तरीका ये है कि जब भी स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करे तो वहाँ पे एंट्री या फिर क्वांटिटी और ऐड करनी चाहिए। तो हमेशा जो ट्रेंडिंग स्टॉक रहते हैं ब्रेकआउट देते जाते हैं, आपको वहाँ पे अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। लेकिन एचसीएल टेक जैसे स्टॉक डिफरेंट होते हैं जहां पे आपका कन्विक्शन बहुत हाई होता है। मेरा इस स्टॉक में कन्विक्शन बहुत हाई था। आज के दिन भी अगर इंडेक्स 50% गिर जाए या मुझे कोई लॉटरी लग जाए और बोले कि आपको कोई शेयर लेना है, तो ये वन ऑफ द स्टॉक होगा जहां पे मैं बेट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेफ्टी मिलती है, अच्छे डिविडेंड मिलते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, कैश काउ कंपनी है, बिजनेस बहुत सॉलिड है। तो मुझे पता है यहाँ पे रिटर्न एक ना एक दिन मिलेंगे। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 900 पर भी एवरेज किया था, और कितना भी गिरेगा तो मैं एवरेज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी होगी और कंपनी सम हाउ जो है रिकवर कर जाएगी। बट ऑन अ कॉन्ट्रेरी मैं उन स्टॉक्स में भी एवरेज आउट करता हूं जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पीजीएल को आज के दिन मैंने यहाँ पे एवरेज आउट किया है, यथार्थ को एवरेज आउट किया है, कुछ दिन पहले मैंने जैगल को भी एवरेज आउट किया है। लगभग 90 का यहाँ पे पी चल रहा है जैगल का, लेकिन जैगल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया ये अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसको इम्प्रूव किया है और रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। तो ऐसे स्टॉक को हमेशा अपने विनर पोर्टफोलियो में जो विनर्स हैं उनको ऐड करना चाहिए, लेकिन लूजर्स को ऐड करना बहुत रिस्की होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। लेकिन अगर किसी लूजर स्टॉक में आपका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, या तो आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता है कि ये स्टॉक आगे आने वाले 2-4 क्वार्टर में बहुत बढ़िया करेगा, तोड़ फोड़ करने वाला है, तब आप वहाँ पर अगर एवरेज आउट करेंगे तो वो लार्ज कैप आपको स्मॉल कैप से भी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अब स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें, तो एंट्री लेने के बाद जनरली 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 10 डे मूविंग एवरेज, ये उनके लिए है जो कि मोमेंटम इन्वेस्टर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं। उनके लिए है कि आप 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 10 डे मूविंग एवरेज को ट्रेड करें, और जब भी आपका स्टॉक प्राइस इसको कट करे आप वहाँ पे एग्जिट कर लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 30 वीक मूविंग एवरेज, ये जो है ये एक लाइन होनी चाहिए, इसको अगर कट करे स्टॉक तो वहाँ से आपका एग्जिट बनता है। मैं दो तरह के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। सबसे पहला तो 30 वीक मूविंग एवरेज, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। उसके अलावा मेरा एंट्री पॉइंट के नीचे का जो सपोर्ट रहता है जनरली मैं उसको एज अ स्टॉप लॉस, या फिर मेरा जो एंट्री पॉइंट होगा मैं उसी को एज अ स्टॉप लॉस, जब स्टॉक मेरा आगे बढ़ जाता है तो उसी को मैं एज अ स्टॉप लॉस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए डीसी इन्फोटेक, इस स्टॉक को जो है तो मैंने लगभग 319 के प्राइस के आसपास खरीदा था। मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, रिजल्ट अच्छे थे, बट स्टॉक में जो है तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली, और मैं लगभग 4% के प्रॉफिट पर यहाँ से एग्जिट कर गया, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल भी सेव करना है, प्रॉफिट को भी बचा के रखना है और कैश पे भी आना है, ताकि अगर मार्केट गिरे तो फर्दर अपॉर्चुनिटी को मैं यूटिलाइज कर सकूं। बट जैसा कि पीटर लिंच ने बोला, अपने विनर को राइड कीजिए। तो जैसे कि एचसीएल टेक है, ये मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 1200 रुपये के एवरेज से है, ये मेरे पोर्टफोलियो का विनर है। कल्याण ज्वेलर्स मेरे पोर्टफोलियो के विनर हैं, मैं इनको राइड करता हूँ। मैं इन पर जो है तो 30 वीक का स्टॉप लॉस ही ट्रेल करूँगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वहाँ पर ट्रेल करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको हाई कन्विक्शन है इन स्टॉक्स में तो आप चाहें तो वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं भी लगा सकते हैं, इनफैक्ट बाई ऑन डिप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होना चाहिए, सारी जानकारी पता होनी चाहिए। जनरली रिटेलर के साथ ऐसा होता नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।